हेलो, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? जो भी हमारे शिक्षक साथी जो भी सीटेट या फिर किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए ये महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है। ख़ास करके जो भी सीटेट, यूपी टेट या एस टेट की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए बेहद महत्वपूर्ण ये सेशन है। तो नमस्कार, मेरा नाम है विवेक पांडे और आप देखना शुरू कर चुके हैं टुडे एग्ज़ाम स्टडी का यूट्यूब प्लेटफ़ॉर्म। फ्रेंड्स, यदि आप इस चैनल पे नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी वीडियो बने, वो आप तक आसानी से पहुँच जाए। आप किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की अगर तैयारी कर रहे हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो वीडियो बनेगा वो आप तक आसानी से पहुंचेगा। आज हम बात करेंगे इस सेशन में सीटेट दिसंबर जो 2024 में एग्ज़ाम हुआ है, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे और उनमें भी खास करके हम सीडीपी के बारे में आपसे बातचीत करेंगे। अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले ये ज़रूरी है जानना कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे बनते हैं, पुराने साल के जो भी पेपर हैं वो कैसे पूछे जा रहे हैं, पेपर का पैटर्न क्या है, तो ये समझना बेहद ज़रूरी है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर करते रहिएगा। चलिए सेशन को चालू करते हैं। तो देखिए, ये पेपर फर्स्ट है। पेपर वन के बारे में हम चर्चा करेंगे। ये पेपर पिछले साल यानी दिसंबर 2024 का पेपर है। अभी जुलाई 2025 में आपका सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है। बहुत जल्द आपका नोटिफिकेशन आउट होगा। तो चलिए देखते हैं क्या कैसे प्रीवियस ईयर का पेपर पूछा गया है आपसे। एक बार इस पे नज़र डाल लीजिएगा। यही आपका सिलेबस है, यानी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र 30 नंबर का है, गणित 30 नंबर का है, पर्यावरण यानी ईवीएस ये भी 30 नंबर का है, भाषा 1 है और भाषा 2 है। यानी भाषा 1 में कोई आपको लैंग्वेज लेना है और भाषा 2 में भी कोई लैंग्वेज लेना है। वो लैंग्वेज नहीं लेना है जो आप भाषा 1 में लिए हैं। ठीक है, आइए पेपर देखते हैं हम आगे। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है। आप भी तो देखिए, पहला क्वेश्चन है कि ध्यान से आप लोग भी इसको देखते रहिएगा। अगर क्वेश्चन आपसे बन पाए तो इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि महारत उन्मुख शिक्षार्थी आमतौर पर सफलता का श्रेय डैश को देते हैं और असफलता का श्रेय जो है असफलता को डैश। ठीक है, अब आपको डैश की जगह पे क्या सही है वो भरना है। पहला आपका ऑप्शन है कि योग्यता और अच्छी किस्मत, ठीक है, या कार्य कठिनाई। दूसरा, योग्यता और कोशिश खराब किस्मत। तीसरा है योग्यता और अच्छी किस्मत निम्न योग्यता। और चौथा ऑप्शन देखेंगे योग्यता और कोशिश अपर्याप्त कोशिश। तो सबसे पहले कि यहाँ अगर क्वेश्चन हम देखेंगे तो कार्य कठिनाई, तो ये ऑप्शन हमारा राइट नहीं होगा। योग्यता और कोशिश खराब किस्मत, खराब किस्मत जो भी शिक्षार्थी आमतौर पर सफलता का श्रेय अपने किस्मत को, खराब किस्मत को नहीं देते हैं। ठीक है, अब दो क्वेश्चन तो दो आंसर तो हमारा कट गया, यहाँ पे बचा दो। तो देखते हैं तीसरा क्या है, योग्यता और अच्छी किस्मत निम्न योग्यता। नहीं, निम्न योग्यता ये भी नहीं, ये भी गलत है। तो बचा एक आपका चौथा नंबर ऑप्शन सही है। यानी आप देखेंगे कि आपका पहले का राइट आंसर 4 है, योग्यता और कोशिश। यानी महारत उन्मुख शिक्षार्थी आमतौर पर सफलता का श्रेय योग्यता और कोशिश को देते हैं और असफलता को अपर्याप्त कोशिश देते हैं। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलिए क्वेश्चन 2 को देखते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसको देखते हैं। पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के समीप और दूराभिमुख सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करता है। तो इसका ऑप्शन देखते हैं। विकास बहुदिशात्मक और बहुआयामी होता है। अलग अलग संस्कृतियों में रहने वाले हमशक्ल जुड़वा अलग अलग दरों से विकसित हो सकते हैं। तीसरा है मोतियों को धागे में पिरोने से पहले बच्चे गेंद को पकड़ने की क्षमता विकसित करते हैं। और चौथा, बच्चों में खड़े होने से पहले बैठने की क्षमता का विकास होता है। तो अब इसका सही आंसर देखते हैं। तो देखिए, इसमें समीप और दूराभिमुख, मेन यही ध्यान देने वाली बात है। यही पूछ रहा है समीप और दूराभिमुख सिद्धांत का प्रतिनिधित्व इसमें से कौन सा ऑप्शन कर रहा है। यानी समीप से दूर की ओर, यानी सूक्ष्म से स्थूल की ओर। तो आप सभी पढ़े हैं कि सबसे पहले जो बच्चे हैं वो मोतियों को धागे में पिरोने से पहले गेंद को पकड़ने की क्षमता विकसित होती है उनकी। यानी कि जब जब बच्चे होते हैं तो अपने उंगलियों पे ज़्यादा, सबसे पहले उनका कमांड अपने उंगलियों पे नहीं होता है, अपने बाजुओं पे होता है, यानी हाथ पे। पहले वो स्थूल चीज़ों को सीखते हैं, फिर सूक्ष्म चीज़ों को सीखते हैं। बात समझ में आ रहा है।
पहले बच्चा हाथ घुमाना सीखता है, फिर उँगली चलाना सीखता है। यानी कि मोतियों को धागों में पिरोने से पहले बच्चे गेंद को पकड़ने की क्षमता विकसित करते हैं। बात समझ में आ रहा है? धागा में अगर मोती पिरोना है धागा में, तो उँगलियों का इस्तेमाल है, यानी सूक्ष्म। तो बच्चे सूक्ष्म नहीं, स्थूल पे पहले ध्यान देते हैं, ठीक है ना? हाँ, पहले हाथ बॉल को हाथ से पकड़ने की क्षमता का विकास होता है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर 3। समझ आ रहा है? चलिए, ज़्यादा हम समय नहीं लेंगे, हम आपको फटाफट से आंसर बताते जाएँगे। आप भी कोशिश करिए, अगर आपको कुछ आ रहा है आंसर इसमें, तो आप भी कमेंट बॉक्स में पिन करिए, ठीक है? वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से बात करते हैं। क्या विचार और आत्म नियमन में सहायता के लिए ऐसा करते हैं, या आत्म सुदृढ़ीकरण प्रदान करने के लिए जब वयस्क उन्हें अनदेखा कर रहे हों तब ऐसा करते हैं, या फिर क्योंकि वे आत्म केंद्रित होते हैं इसलिए करते हैं ऐसा, या फिर क्योंकि उनकी सोच अतार्किक है इसलिए ऐसा करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1। यानी ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है कि बच्चे क्या करते हैं, सबसे पहले विचार और आत्म नियमन में सहायता के लिए ऐसा करते हैं। तो राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर 1। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से बात करते हैं विचार और आत्म नियमन में सहायता के लिए, ठीक है ना? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि सामाजिक सामाजिक संचार में चुनौतियाँ किसमें स्पष्ट होती हैं? सामाजिक संचार में चुनौतियाँ किसमें स्पष्ट होती हैं? तो अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर बताना है कि क्या इसमें से सही होगा। ऑप्शन है ध्यान न्यूनता, अति क्रियाशीलता विकार में, या फिर मस्तिष्क पक्षघात में, या फिर स्वलीन क्रम विकार में, या अधिगमात्मक विकलांगता में। ठीक है? तो आपको क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर जो होगा वह स्वलीन क्रम विकार में ऐसा बच्चे करते हैं। ठीक है ना? सामाजिक संचार में चुनौतियाँ किसमें स्पष्ट होती हैं? तो स्वलीन क्रम विकार में। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि वाइगोत्स्की के सीखने और विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा आलंबन का उदाहरण है? वाइगोत्स्की के अनुसार आपको बताना है। ध्यान देना है, क्वेश्चन आपको घुमा रहा है। इसमें एक जीन पियाजे का भी दिया हुआ है ऑप्शन में, तो वहाँ नहीं भटकना है। वाइगोत्स्की के अनुसार तो 2 चीज़ आपको ध्यान देना है। वाइगोत्स्की के अनुसार पूछ रहा है, और सीखने और विकास के सिद्धांत। वाइगोत्स्की का जो सीखना और विकास का जो सिद्धांत है, उसके अनुसार आपसे पूछ रहा है, ठीक है ना? तो इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। तो देखिए, ऑप्शन देखते हैं। किसी कार्य को छोटे चरणों में तोड़ना और आवश्यकता अनुसार सहायता प्रदान करना। दूसरा, अभिप्रेरणा के रूप में एक छात्र को उनके काम के लिए एक श्रेणी प्रदान करना, या फिर एक छात्र को पढ़ने का कार्य देना और उन्हें स्वतंत्र रूप से सवालों के जवाब देने के लिए कहना। ऑप्शन है 4 कि एक छात्र को एक कौशल का प्रदर्शन करना और फिर उन्हें अपने दम पर इसमें महारत हासिल करना। तो जो क्वेश्चन नंबर 5 का जो यहाँ पे राइट आंसर बनता है वह है ऑप्शन नंबर 1। यानी कि किसी कार्य को छोटे चरणों में तोड़ना और आवश्यकता अनुसार सहायता प्रदान करना, ये वाइगोत्स्की के सीखने और विकास के सिद्धांत के अनुसार है, ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखन वैकल्य की विशेषता है। इसमें से आपको बताना है लेखन वैकल्य की विशेषता क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी लिखित कार्य में चुनौती, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि अच्छे समस्या समाधानकर्ता बनने में विद्यार्थियों की सहायता करने के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया पर बल देना चाहिए? सबसे ज़्यादा किस प्रक्रिया पर एक शिक्षक को बल देना चाहिए? तो सबसे ज़रूरी होता है कि बड़ी और जटिल समस्याओं को छोटी प्रबंधनीय समस्याओं में विभाजित करना एक विद्यार्थी के लिए शिक्षक समाधानकर्ता के रूप में होता है। तो राइट जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, यहाँ कथन और कारण 2 आपको बताना है यहाँ पे, ठीक है? एक समावेशी कक्षा में छात्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शिक्षकों को बहु संवेदी सामग्री का उपयोग करना चाहिए। ये अभी कथन है। अब इसका कारण है, समावेशी कक्षाओं को पाठ्यचर्या सामग्री के मानकीकरण के साथ मूल्यांकन रणनीतियों के मानकीकरण को अपनाना चाहिए। अब सही विकल्प आपको बताना है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है कि ए सही है लेकिन आर गलत है। दूसरा कह रहा है ए और आर दोनों गलत है। तीसरा कह रहा है ए और आर दोनों सही है और ए की आर सही व्याख्या करता है, ठीक है ना?
और चौथा कह रहा है ए और आर दोनों सही है, लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है आपको? तो आप यहाँ देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर जो 8 है उसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1 है। ए सही है लेकिन आर गलत व्याख्या कर रहा है, आर सही नहीं है। ए सही है लेकिन आर क्या है, आर गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कह रहा है कि रचनावादी दृष्टिकोण से व्यक्ति पर्यावरणीय घटनाओं से निष्क्रिय रूप से प्रभावित होते हैं, या व्यक्तियों को नए व्यवहार सीखने के लिए अनुकूलित किया जाता है, या फिर तीसरा ऑप्शन है सीखना वर्तमान समझ और विस्तार और परिवर्तन है। चौथा कह रहा है सीखना बस हमारे दिमाग की कोरी स्लेट पर संघों को लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 है, यानी सीखना वर्तमान समझ का विस्तार और परिवर्तन है। सीखना आप सभी जानते हैं जो लर्निंग है वो उस समझ का विस्तार है और परिवर्तन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 वही अभिकथन और कारण वाला है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि प्रभावी शिक्षक खुद को शिक्षार्थियों के दैनिक जीवन और उनकी सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से परिचित कराते हैं, कारण सीखना एक सामाजिक संदर्भ में होता है। ठीक है ना? तो अब इसका क्वेश्चन नंबर 10 का सही विकल्प क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही विकल्प होगा वो ऑप्शन नंबर 3 होगा। ए और आर दोनों सही है और ए की आर सही व्याख्या करता है, यानी सीखना एक सामाजिक संदर्भ में होता है, यही कारण है। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, अर्थपूर्ण अधिगम मुख्य रूप से किसके बारे में नहीं है? यहाँ नहीं पे ज़्यादा आपको ध्यान देना है, क्योंकि पता चलता है नहीं के चक्कर में है पे टिक लग जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर आपको बताना है कि अर्थपूर्ण अधिगम मुख्य रूप से किसके बारे में नहीं है। तो आपको एकदम इस बात को ध्यान रखना है, दिमाग में एकदम गांठ बांध लेना है कि जहाँ भी रटना, याद करना, ठीक है, ये सब आए, जहाँ केवल शब्द आए, रटना शब्द आए, याद करना आए, सिर्फ आए, ऐसे शब्द अधिकांश गलत होते हैं। तो आपका इतना आसान क्वेश्चन है, सामने एकदम देखिए रटना लिखा है, तो रटना ही राइट आंसर है। रटना राइट आंसर क्यों है? क्योंकि यहाँ नहीं पूछ रहा है। अर्थपूर्ण अधिगम मुख्य रूप से किसके बारे में नहीं है, यानी जो लर्निंग है, जो सीखना है, जो अधिगम है, वो किसके बारे में नहीं है। तो भाई रटने के बारे में अधिगम नहीं होता है, अधिगम करके सीखने के बारे में होता है। ठीक है ना, रटना नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि शिक्षिका को अपनी कक्षा के लड़कों को खेलों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, वह लड़कियों को कला अलंकरण के कार्य देने चाहिए, कारण बच्चे मुख्य रूप से अंतर्निहित जैविक भिन्नताओं के कारण जेंडर भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। अब क्या ये सही है? कथन और कारण क्या दोनों सही है? तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 2 होगा। ए और आर दोनों गलत है यहाँ। मतलब कि शिक्षिका को अपनी कक्षा के लड़कों को खेलों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, वो लड़कियों को कला अलंकरण के कार्य देने चाहिए, यानी यहाँ जेंडर विभिन्नता है और यही नहीं करना है। लड़का लड़की, लड़के ये कर सकते हैं, लड़की ये कर सकती हैं, लड़के वो नहीं कर सकते, ये जेंडर विभिन्नता है। ठीक है, तो ये नहीं करना है, इसीलिए कारण और कथन दोनों यहाँ गलत है। आपका 12 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गति संवेदी शिक्षार्थी डैश के माध्यम से सीखना पसंद करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही विकल्प आपको बताना है, एकदम देखते ही आप पहचान लेंगे, ऑप्शन नंबर 3 है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 3 करने और चलने फिरने, यानी गति संवेदी शिक्षार्थी करने और चलने फिरने के माध्यम से सीखना पसंद करते हैं, गति संवेदी शिक्षार्थी। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार एक वैज्ञानिक डैश बुद्धि का उच्च प्रदर्शन करेगा, जबकि एक मूर्तिकार में डैश बुद्धि की उच्च बुद्धिमत्ता होगी। तो 14 का ऑप्शन सही क्या है, राइट आंसर आपको बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 है कि हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार एक वैज्ञानिक तार्किक गणितीय बुद्धि का उच्च प्रदर्शन करेगा, जबकि एक मूर्तिकार में गति संवेदी बुद्धि की उच्च बुद्धिमत्ता होगी, यही राइट आंसर है आपका। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 है कि समावेशन को बढ़ावा देने के लिए क्या आवश्यक है? लचीला पाठ्यक्रम,
या सहयोगात्मक अधिगम या पृथक्करण और नमीकरण या फिर गम्य इमारतें। इसमें से क्वेश्चन नंबर 15 का सही ऑप्शन आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आप देखेंगे तो ऑप्शन लचीला पाठ्यक्रम ये भी ठीक है, उसके बाद सहयोगात्मक अधिगम ये भी ठीक है, और पृथक्करण और नामीकरण नहीं, ये गलत होगा, गम्य इमारतें ये सही है। यानी आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। 15 का ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। ठीक है, यही 15 क्वेश्चन था आज का। मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि आपको ये सेशन अच्छा लगा हो और आप चाहते हो कि कंटिन्यू चले सीरीज, टोटल प्रीवियस ईयर हम आपको करा दें 2020 से लेकर 2024 तक, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो अपना फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।